मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं, खोज खोज कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेश नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं, मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है, मुट्ठियां तन रही हैं, भव्य तरेरी जा रही हैं, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है। सब कुछ तैयार है। ये ठेठ सियासी नजारा है, ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। देखिए ये चुनावी अखाड़ा, और हां बहुत जरूरी है आपके लिए, आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। एक तरफ जहां दूसरे राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मुसीबतों का सामना कर रही है। और कांग्रेस के इस मुसीबत की वजह है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिनके एक ट्वीट ने कांग्रेस को प्रेशर में डाल दिया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स झेल रही है। ये प्रेशर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट से बड़ा है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत के ट्वीट के जरिए नाराजगी सामने आना कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस इस प्रेशर को खत्म करने की कोशिश में जुट गई है। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी हाईकमान ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को स्थिति जल्द से जल्द संभालने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। इसमें हरीश रावत और प्रीतम सिंह का नाम भी शामिल है। राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें कि आखिर क्या वजह रही जो हरीश रावत ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की, तो सबसे बड़ी वजह यह है कि 2022 का चुनाव हरीश रावत का अंतिम चुनाव माना जा रहा है। ऐसे में हरीश रावत अपनी लोकप्रियता को देखते हुए अपने नाम को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करवाने में जुटे हैं। लेकिन अब तक कांग्रेस खुलकर किसी नाम पर सहमति नहीं जता रही है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह हरीश रावत और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के बीच की बॉन्डिंग को लेकर भी दिख रही है, क्योंकि पहले ही दिन से दोनों के बीच के तालमेल को लेकर सवाल उठते आ रहे हैं। तो वहीं देवेंद्र यादव की नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से भी नजदीकियां हरदा के टेंशन का कारण है। हरीश रावत के रवैये पर बीजेपी नेता कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हरीश रावत उत्तराखंड के कैप्टन बनेंगे। वहीं अब इस मुद्दे पर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी तंज किया है। उन्होंने कहा कि जो बोओगे वही तो काटोगे। दरअसल कैप्टन ने ट्विटर पर लिखा कि आप जो बोओगे वही काटोगे। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं, अगर कोई है तो। अमरिंदर सिंह ने इस ट्वीट में हरीश रावत को टैग भी किया है। वहीं दूसरी ओर हरीश ने फिर ट्वीट कर आप और बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, मेरा रोजमर्रा जैसा ही ट्वीट था, मिर्च मसाला लगाकर पेश किया जा रहा है। हालांकि हरीश रावत ने कांग्रेस आलाकमान को अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दबाव में ला दिया है, और इसी दबाव के कारण हरीश रावत को दिल्ली तलब किया गया है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव से पहले ये कतई नहीं चाहेगी कि भाजपा इस मामले को मुद्दा बनाए, और पंजाब जैसे हालात तो कांग्रेस बिल्कुल पैदा नहीं होने देना चाहती। अब देखना यह है कि दिल्ली में हाईकमान क्या बातचीत कर स्थिति संभाल पाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती, और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ
होम स्टे चला रहे हैं और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनावी अखाड़ा में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है और चुनावी अखाड़े में दांव पेच कसे जाने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी सधी रणनीति के तहत जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष तक चुनाव अभियान में जुटी है। यही कारण है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सबसे मजबूत मानी जा रही है। क्या है बीजेपी की रणनीति, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। भाजपा की इस रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण अंग वो लाभार्थी भी हैं जिन्हें बीजेपी के केंद्र और राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला है। भाजपा इनके जरिए 2022 के विधानसभा चुनाव को एक बार फिर 2017 का इतिहास दोहराने की तैयारी में है। भाजपा ने इसके लिए ठोस रणनीति भी तैयार की है। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन से जुड़ी कुल 22 कमेटियां बीजेपी ने बनाई हैं। इसमें से सदस्यता अभियान से जुड़ी कमेटी, बूथ प्रबंधन कमेटी, मतदाता सूची कमेटी, कार्यक्रम विभाग की कमेटी समेत कई अन्य कमेटियां शामिल हैं। हर एक कमेटी का एक प्रमुख बनाया गया है और उसके साथ 3 से 4 उसके सहयोगी बनाए गए हैं। इस तरह से इन 22 कमेटियों में कुल 100 सदस्यों को शामिल किया गया है जो लगातार चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी की 2017 में स्थिति, भारतीय जनता पार्टी को 2017 में मिले थे अच्छे वोट, 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मिले थे वोट। तब कुल सदस्यों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख ही थी। बीजेपी तब यूपी की सत्ता से लंबे समय से गायब थी। केंद्र में भी उसे आए हुए महज 3 साल ही हुए थे। 2017 से लेकर 2022 के बीच काफी चीजें बदली। बीजेपी के 2.5 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश में इस वक्त हैं। इसे 4 करोड़ करने की बीजेपी की तैयारी है। लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। लक्ष्य के सापेक्ष 40% सदस्यता का काम पूरा। यूपी चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार चुनाव प्रबंधन से जुड़े अलग अलग कमेटियों के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं और उन्हें जीत का मंत्र भी बता रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ में ही कोर ग्रुप की एक हफ्ते में 2 बैठकें भी हो चुकी हैं, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा कर उस पर अमल करने पर जोर दिया गया है। कोर ग्रुप की जो बैठकें हुई उसमें साफ तौर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति फाइनल हुई है। चुनावी समर 2022 के लिए सभी सियासी दल पूरी जोर आजमाइश के साथ सत्ता पाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके ठीक उलट बीजेपी सदी हुई रणनीति के चलते चुनावी अभियान में जुटी हुई है। यही कारण है कि बीजेपी के सभी शीर्ष नेता
जमीनी स्तर पर आकर जनता से संवाद कर रहे हैं, तो वहीं अन्य दल खासकर सपा भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर यात्राएं निकाल रही है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी की रणनीति पार्टी को दोबारा सत्तासीन कर पाने में सफल होगी। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। आरएलडी सपा गठबंधन के बाद अलीगढ़ की तहसील इगलास में आयोजित रैली में सीटों के बंटवारे पर घोषणा होनी थी, मगर अखिलेश यादव के आइसोलेट होने के चलते वो रैली में शामिल नहीं हो पाए, जिसके चलते ये घोषणा अभी अधूरी रह गई। अखिलेश के बगैर कैसी रही रालोद की रैली, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। रालोद और सपा की गठबंधन की रैली में अखिलेश तो नहीं पहुंचे, लेकिन रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रैली में सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए खास रिपोर्ट। पश्चिम यूपी में सपा लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। इसीलिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की पार्टी से गठबंधन कर मेरठ में चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। दोनों नेताओं ने 7 दिसंबर को मेरठ में हुंकार भरी। वहीं सपा रालोद की दूसरी रैली आज अलीगढ़ के इगलास में हुई, जहां सीटों के बंटवारे को लेकर घोषणा होनी थी, मगर ऐन मौके पर अखिलेश यादव के रैली में न पहुंचने के कारण ये रैली अधूरी मानी जा रही है। रालोद सपा गठबंधन के बाद अलीगढ़ की इस विशाल रैली को सुनने के लिए सुबह से ही ग्रामीण रैली स्थल इगलास में पहुंचना शुरू हो गए थे, मगर इस रैली का रंग अखिलेश के न होने से कुछ फीका पड़ गया। आपको बता दें कि बीते दिनों अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और बेटी टीना यादव कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद से ही अखिलेश यादव ने एहतियातन अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, मगर वो कोरोना संक्रमित नहीं है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपनी रैली में कहा कि योगी कहते हैं हमने कानून व्यवस्था सुधार दी, जबकि बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। हाथरस के कातिलों को बचाने में जुटे थे ये लोग। चौधरी चरण सिंह का नाम लेना आसान है, लेकिन उनके रास्ते पर चलना मुश्किल है। भाजपा वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है। 1 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे। अगले साल गठबंधन की सरकार बनती है तो हम किसानों को 12,000 रुपए देंगे। भाजपा 6,000 देती है। इगलास से गठबंधन का विधायक बनाओगे तो इगलास की चमचम जरूर खाऊंगा। किसान विरोधी ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे। यदि किसानों से लोहा लोगे तो हार जाओगे। किसानों ने मोदी से माफी मंगवाई है। हमारी सरकार किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को 1 करोड़ रुपए देगी। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, जो आग दिल में है वो आग जलनी चाहिए। आपने पहली बार इस देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चला रही है, पहली बार उनको यह एहसास दिलाया कि अगर किसानों से लोहा लोगे तो हार जाओगे। पहली बार। और मैं तो कह सकता हूं मोदी जी ने तो कभी अपने घर में भी माफी नहीं मांगी होगी। मोदी जी ने नोटबंदी के बाद भी माफी नहीं मांगी, और माफी मंगवाई है। ये जीत आपकी है, ये खून पसीना आपका है, और आपका पूरा सम्मान हम लोग करेंगे। हमारी सरकार बनेगी। जो किसान शहीद हुए इस आंदोलन में, जिस तरह सेना का जवान जब शहीद होता है उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। हमारी लखनऊ में सरकार बनेगी, उन किसानों को भी हम शहीद का दर्जा देंगे और उनके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देंगे। जीडीपी का प्रगति दर यानी घरेलू उत्पाद, कुल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी कहते हैं, औसतन 5 साल में 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 6.9% का प्रगति दर था, और योगी जी बाबा जी के राज में 1.9 रह गया। 1.9। ये सब क्यों है? क्योंकि बाबा जी को कुछ अता पता नहीं है। बाबा जी बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते। बाबा जी के आगे फाइल रख दी जाती होगी, अधिकारी उनको जैसा समझा देते होंगे, बिना फाइल को देखे पढ़े वो हस्ताक्षर कर देते होंगे और बयान दे देते होंगे।
योगी जी बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते। और लोकदल ने तो ऐलान कर दिया है सरकार बनेगी साझी, लेकिन मेरी नजर अलीगढ़ के नौजवानों पे होगी। 1 करोड़ प्रदेश के नौजवानों को 5 साल में हमें नौकरी दिलानी है, 1 करोड़। अब देखने वाली बात यह होगी कि सपा रालोद की बंटवारे की घोषणा कब होती है, अखिलेश जयंत चौधरी को सपा के खाते से कितनी सीटें देते हैं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और राजनीतिक खबरों की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनावी अखाड़ा में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 3 से 4 महीनों में होने वाले हैं। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक साधने में जुटी हैं। फिर चाहे सपा हो, बसपा हो, आप हो या फिर कांग्रेस, सभी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं प्रदेश की योगी सरकार भी सभी कील कांटे दुरुस्त करने की कवायद में जुटी है। क्या है बीजेपी की तैयारी, ये रिपोर्ट देखिए। सूबे की योगी सरकार 22 के रण में अपना 2017 का इतिहास दोहराना चाहती है। इसी क्रम में योगी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे। ये वो बड़ी सौगातें हैं जो योगी सरकार ने जनता को सौंपी हैं। और अब सीएम योगी खिसक रहे किसानों के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही सीएम योगी प्रदेश के गन्ना किसानों को बोनस देने की घोषणा कर सकते हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ राज्य के करीब 50 लाख गन्ना किसानों को चुनाव से पहले बड़ी सौगात दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने पर बोनस देने की तैयारी कर रही है।
उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता से पहले गन्ना किसानों को बोनस की घोषणा होने की उम्मीद है। इससे संबंधित प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, जिसे जल्द ही पास कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि काफी समय से गन्ना किसान गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि योगी सरकार बनने के बाद 2017 में गन्ने के दाम 10 रुपए बढ़ाए गए थे। उसके बाद से दाम स्थिर रहे। फिर 2021 सितंबर में योगी सरकार ने गन्ना का मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद यूपी में सामान्य गन्ने का रेट 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 340 रुपए और स्टैंडर्ड गन्ने का मूल्य 325 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 350 रुपए प्रति क्विंटल हो गया था। लेकिन 4 साल बाद एमएसपी में 25 रुपए इजाफे से किसान नाखुश थे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिससे चुनाव में पार्टी के सामने दिक्कत खड़ी हो। भाजपा हर हाल में सत्ता में दोबारा काबिज होना चाहती है, इसीलिए योगी सरकार तमाम चुनावी सौगातें दे रहे हैं। और अब योगी सरकार की नजर प्रदेश के गन्ना किसानों पर है। गन्ना किसानों को बोनस देने से योगी सरकार पश्चिम यूपी पर भी नजर जमाए है। हालांकि अब 2022 विधानसभा चुनाव परिणाम ही बताएगा कि योगी सरकार के जतन कितने कारगर साबित होते हैं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में चलते चलते बात करेंगे। आज दिन भर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग बड़े बड़े नेताओं ने कौन से वो बयान दिए जो सुर्खियां बन गए। तो आज सुनते हैं बयान बहादुरों को। हमारे यहां गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। लेकिन 2014 के बाद किसान हितैषी नीतियों को लागू करने के बाद आज परिणाम सबके सामने है। सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, खेती किसानी में भी हम विविधीकरण के साथ साथ तकनीक का उपयोग करके किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास हो, या फिर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराने की कार्रवाई, यह आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला है। हर किसान का सम्मान हो, अन्नदाता किसान खुशी के साथ आगे बढ़ सके। देश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भले ही 1967 में हुई हो, लेकिन ईमानदारी के साथ किसान को इसके साथ जोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को एक ऐसा अद्भुत चमत्कार दिया है जो हजारों वर्षों से जिसकी काशी को आवश्यकता थी, लेकिन उस प्रकार का कोई विजन न होने के कारण पहले वह कार्य नहीं हो पाया था। काशी विश्वनाथ धाम आज भव्य रूप में काशी के पास है और देश और दुनिया काशी की ओर निहार रही है। मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर यह जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता। ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं
उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। और ये तो एक ही मिसाल है, सुरजेवाला जी आपको इस पर थोड़ा और बताएंगे, लेकिन वहां पे कितनी जमीन है, कितने हजारों का घोटाला किया गया है नहीं मालूम। बात यह है कि भगवान राम मर्यादा नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो एक बहुत गंभीर बात है। प्रदेश में जितने भी विपक्षी दल हैं, हमारे अलावा किसी ने आंदोलन नहीं किया है, कोई सड़क पे नहीं आया है, कोई किसी ने जनता के मुद्दे नहीं उठाए हैं। अब इसकी वजह क्या है? मेरी तो समझ से बाहर है। मेरी समझ से बाहर है कि मायावती जी इतनी चुप क्यों हैं। मेरी समझ से बाहर है कि अखिलेश जी 2 महीनों पहले क्यों अचानक जाग गए हैं चुनाव के पहले। इससे पहले इतने अपराध हुए, इतना गलत हो रहा है पूरे प्रदेश में, कभी बाहर नहीं निकले, कभी कुछ नहीं कहा। तो लड़ तो हम ही रहे हैं। पिछले 2 सालों से लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की, हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, हम पहुँच रहे हैं, क्योंकि किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा। और हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम जनता के लिए लड़ें। अभी 3-4 दिन पहले दरबार साहब में बेअदबी का मामला हुआ था और आज ये ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। पिछली बार उन्होंने मौड़ में बम ब्लास्ट करवाया था। पर पंजाब के 3 करोड़ लोग एक मुट्ठी की तरह एक हैं। यही एकता कुछ लोगों को हजम नहीं होती। मंदिर की जमीन के नाम पर किस प्रकार से 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ट्रस्ट और उसके सदस्यों और बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया गया, इसका खुलासा मैंने किया था। और उसके बाद मेरे ऊपर तमाम एफआईआर और मुकदमे किए गए। और मैंने एक ही बात कहा था कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए लोगों ने अपना पेट काट के चंदा दिया है, माताओं बहनों ने अपना गहना गिरवी रख के चंदा दिया है, उसमें भ्रष्टाचार और लूट नहीं करने देंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने जो खुलासा करने जा रहा हूं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बातों को सच साबित करते हैं। और जो लोग विश्व हिंदू परिषद से लेकर आरएसएस से लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम इनके नेता विधायक मंत्री कह रहे थे कि मेरे ऊपर डिफेमेशन करेंगे, आज तक उन्होंने डिफेमेशन करने की हिम्मत इसलिए नहीं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर और उस क्षेत्र में जमीन का घोटाला और भ्रष्टाचार करने में जुटी हुई है।